हेलो एंड वेलकम साथियों। जैसा कि अब तक आप जान चुके होंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर ऐसा चमत्कार कर दिया अपनी तरफ से कि उन्होंने वहाँ शदीद बमबारी करके उस बमबारी की आड़ में कई जेट तैयारे और कई हेलीकॉप्टर वेनेजुएला में दाखिल किए और फिर ये खबर आती है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मडूरो को ना सिर्फ अगवा कर लिया गया है या गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त ये ख्याल किया जा रहा है कि वो किसी बहरी जहाज पे हैं जो न्यूयॉर्क जा रहा है और उनको न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। वेनेजुएला में ये कोई नई बात नहीं है अमेरिका की तरफ से कि वो ये हमेशा कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से हुगो चावेज को, जो इससे पहले थे सदर, उनको और अब निकोलस मडूरो को इक़्तिदार से हटा के वहाँ पे एक अपोजिशन जो गवर्नमेंट अपोजिशन में जो लोग थे उनको गवर्नमेंट में लाया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात साफ कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा कि अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट जनाब राजन कोचर जी, मेजर जनरल साहब, वो भी हैं, और अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट जो है मेजर समर तूर साहब, वो भी हैं। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। पेरीमा जी नमस्कार, आप लोगों का जुड़ने का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पहले तो मैं आऊँगा समर तूर साहब की तरफ, क्योंकि ये अर्बन वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऑपरेशन किया अमेरिका ने, ये अर्बन ऑपरेशन है, कैसे किया, कैसे ये लोग पहुंच गए। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ये अपने लोहे के बने हुए सेफ रूम में जा रहा था, लेकिन ये दरवाजा बंद करने से पहले हमने उसको दबोच लिया। जी क्या कहेंगे? देखिए सर, पहली चीज तो मैं सबको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा कि ये पहली बार ऑपरेशन नहीं हो रहा है, बल्कि ये दूसरा ऑपरेशन है जो सेम तारीख पर अलग अलग साल में हुआ है। ये पहला ऑपरेशन इन्होंने किया था पनामा में 1989 में, और नोरिएगा, जनरल नोरिएगा जो पनामा के रूलर थे, उनको इन्होंने अगवा किया था। एंड सेम मॉडल, सेम टेक्निक, सेम वाइट पेपर, एवरीथिंग सेम। वो जैसे आर्मी में कहते हैं यू कैन नॉट फाइट द वाइट। तो जो तरतीब बनी हुई थी, जो तरीका है, वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया गया है। बस फर्क इतना है कि उस जमाने में जितना इन्होंने घूस खिलानी थी, इस बार बहुत ज्यादा इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया। सीआईए ने ये नजर रख रहे थे मडूरो पे कि वो कहाँ पे आता है, जाता है, कहाँ पे उसका खाना बनता है, उसके कुक कौन है, उसका टेलर कौन है, उसका डॉक्टर कौन है, बार्बर कौन है, उसकी पूरा जो शेड्यूल है उसको एकदम हॉकाई की तरह इन्होंने नजर रखी इस पे। और ये अगस्त सितंबर से ये चल रहा था लगातार, एवरी डे। एंड देखें, इन्होंने बेसिकली रिवर्स ट्रैक किया है। मुद्दा है ड्रग कार्टेल्स का जो इन्फिल्ट्रेशन किया यूएस में। पहले कोलंबिया था हिट लिस्ट पे, और जो पाब्लो एस्कोबार था वो जनरल नोरिएगा का राइट हैंड मैन था। फर्क इतना है कि ये लीडर ऑफ द कंट्री नोरिएगा था, और ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए एक कोलंबियन सिटीजन था। और यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ वेनेजुएला, वो ही ड्रग कार्टल्स को हेड कर रहा था। यही फेंटेनिल की इन्फिल्ट्रेशन, कोकेन की जो इन्फिल्ट्रेशन इनटू यूएस के, यही ऑपरेशंस को फैसिलिटेट कर रहे थे बाई एयर, एयर ड्रॉप करके। और जब बाई एयर नहीं हुआ तो एक्सटेंसिव अनसबल सबमरीन्स यूज हुई, और बोट भी यूज हुई, जिसको यूएस ने डिस्ट्रॉय किया और उसकी इमेजेस को पब्लिकली पब्लिश किया, बताने के लिए कि यूएस के पास एक वैलिड रीजन है टू गो इन और मुडूरो। तो देखिए, हुगो चावेज ने, ही वाज अ डिक्टेटर, ऑपोजिशन के सारे लीडर्स। वो कैसे डिक्टेटर था? वो इलेक्शन जीत के आते रहे हैं सारे, देखिए सर, 99 से इलेक्शन जीत के आते रहे सर। होता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन अ सिविलाइज्ड मैनर। एक होता है थ्रू कोerशन एंड थ्रू फोर्स। एंड थ्रू फोर्स होता है कि जबरदस्ती गूंज और गुंडों, और यहाँ पे गूंज और गुंडे कौन थे? ड्रग कार्टेल। तो ड्रग कार्टेल्स को बैकिंग हुगो चावेज और
अब जाके निकोलस मुडुरो की बैकिंग थी, और ड्रग कार्टेल यूज्ड टू कैरी आउट द पॉलिटिकल असैसिनेशंस, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेल, जिसकी ठीक है। वजह से ये दोनों बंदे पावर में रहे हैं. एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लेन, but I think it will be incorrect for me to just tell everything. I ठीक। think Kochar sir would be जी, जी। a better perspective as well, sir. That if you can give your perspective कोचर after जी, you मेजर bring, जनरल then कोचर you take साहब, on आप from there, कैसे sir. देख रहे हैं सारी सूरत-ए-हाल को? मतलब है एक सोवरेन कंट्री है, उसके अंदर अमेरिका घुसता है, वहाँ के सदर को पकड़ता है, उसकी बीवी को पकड़ता है और वहाँ से उठा के ले जाता है। रशिया ने तो बहुत सख्त बयान दिया है इसके ऊपर, और मुल्क भी देंगे पता नहीं, लेकिन रूस ने तो कहा है कि दिस इज़ Matchstick. अनएक्सेप्टेबल। देखिए आप ये इसको नारकोटिक्स तो एक एंगल है जो मेजर साहब ने भी बताया कि एक नारकोटिक्स का एंगल है वो। आप जितनी भी लैटिन इसको अमेरिकन कंट्रीज को और आप देखें, मेक्सिको को भी देख लीजिए और कोलंबिया भी देख लीजिए, वहाँ पर भी ये सारी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। मेरा एक लॉजिक ये है कि जब आप एक देश इस तरीके की ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है और आप थ्रेटन हो रहे हैं और आपका मनरो डॉक्ट्रिन जो आपने अभी बनाया है 2.0, आप उसके हवाले से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड को कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी है वो थ्रेटन हो रही है। वो आप एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हो, और जैसे आपने बताया कि नो कंट्री हैज़ द राइट टू अटैक अनदर कंट्री विदाउट एनी ग्रेट प्रोवोकेशन। अब ड्रग ट्रैफिकिंग अगर वेनेजुएला एक्चुअली कर रहा है तो क्या अमेरिका सो रहा है कि क्योंकि अमेरिका का बॉर्डर है वहाँ पे, और अमेरिका के अपने ट्रुप्स हैं, क्या वो नहीं रोक सकते ड्रग ट्रैफिकिंग को? एक देश को अगर हम बोलते हैं कि इमिग्रेशन हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, तो वो देश की भी ज़िम्मेवारी है कि उस इन्फिल्ट्रेशन को रोके और उस ये एक लॉजिकल है, ये एक मैं एक बिल्कुल। फौजी की तरह बात कर रहा हूँ कि अगर मैं बॉर्डर पे तैनात हूँ, मुझे एक चार्टर मिला हुआ है कि मैंने किसी को ठीक। अंदर नहीं आने देना, तो मैं नहीं आने दूँगा उसको। तो इसका मतलब कि ये जो ड्रग्स का जो नेक्सस है, ये अमेरिका में भी डीप रूटेड है। और जो पहले तो मैं डोनाल्ड ट्रम्प से गुज़ारिश करूँगा कि अपना जो कार्टेल्स हैं जो उनके अमेरिका में, उनको तो ख़त्म कीजिए। आप इसको ठेका ले रखा है आपने दूसरे देशों के कार्टेल्स को ख़त्म करने के लिए। दूसरा एक लार्जर इश्यू है यहाँ पे, जी, जी। और वो लार्जर इश्यू है ऑयल का। देखिए बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा कि जब सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक हुआ था, वो उस टाइम भी रीज़न कुछ अलग दिया गया था, और बेसिक मुद्दा ऑयल का था, बिकॉज़ सद्दाम अपना ऑयल डॉलर में नहीं बेच रहा था, और वो बिल्कुल। एक ये अमेरिकन डॉलर को उसको झटका लग रहा था। और मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ। जी, जी। पिछले 1 साल में अमेरिकन डॉलर 9% गिरा है, और इसको डोनाल्ड ट्रम्प को एहसास है, क्योंकि वेनेजुएला इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और चाइना का ऑलमोस्ट 60% ऑयल की रिक्वायरमेंट वेनेजुएला से आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट इस फैक्टर था कि मदुरो ये जो मदुरो है, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के शिकंजे में नहीं आ रहा था। ही वाज, जैसे बोलते हैं ना, वो कोई बागी हो जाता है कि ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर सेइंग। और ये इसका झुकाव चाइना की तरफ। अब मैं चाइना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप इसको गूगल भी कर लीजिए, यू विल कम टू नो हाउ मेनी चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर रनिंग इन वेनेजुएला टुडे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कल एक चाइनीज एनवॉय वेनेजुएला में था मदुरो से मिलने के लिए, और एक रशियन एनवॉय भी था। अब चाइना और रशिया के इंटरेस्ट यहाँ पे प्रीडोमिनेंट हो चुके थे। रशिया के जनरल्स जो थे
वो इनके मिलिट्री एडवाइजर्स थे वेनेजुला के। और जहां पे अमेरिका ने आज अटैक किया अर्ली मॉर्निंग, जिस एयरफील्ड पे अटैक किया है उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम जो उसको न्यूट्रलाइज किया है, वहां पे रशिया का S-300 एयर डिफेंस गन सिस्टम लगा हुआ था। और जितने भी सर्वेलेंस के रडार्स है वहां पे चाइनीज रडार्स लगे हुए हैं। और इसको अमेरिका ने सबसे पहला एक्शन लिया कि जितनी भी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी थी, रडार्स थे, सर्वेलेंस थे, उसको नष्ट किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चाइना सर्वेलेंस का इसको सिस्टम दे रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा था। इसका ईरान के साथ भी बहुत क्लोज रिलेशन बनता जा रहा था। अब आप देखिए, ईरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक दुखती रग है। और अगर आपने अभी देखा रिसेंटली, इसको ईरान को भी धमकी दी है, जो हाँ जिस जी। तरीके से ईरान में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, वहां पर भी अमेरिका इसको बोला है दैट वी विल इंटरवीन। तो हाँ, अब उसने कहा वी आर लॉक्ड, लोडेड एंड रेडी टू गो, बिल्कुल, हाँ ट्रंप हाँ, ने देखिए कहा। आपने जो स्टेटमेंट जो दे रहे। हाँ तो जी। डोनाल्ड इस यूनाइटेड स्टेट्स ने, in the history of United States, they have carried out 67 regime changes. And this is a matter of state policy. हमने देखा मोहम्मद यूनुस को भी उठा के इसको बांग्लादेश में बिठा दिया। उसको किसने बिठाया? उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने बिठाया। तो सारी जगह अब ये इसको बोलता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो बेसिकली ऑयल का जो मेजर इश्यू। अभी आपने एक आपने गौर किया होगा कि ट्रंप ने जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया हुआ है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उनका सेंटेंस है दैट वी विल कंटिन्यू टू गवर्न वेनेजुला टिल सच टाइम वी आर एबल टू प्लेस अ सुटेबल गवर्नमेंट। तो इसकी इंडिकेशन ये है कि हम अपनी मनपसंद वहां पे गवर्नमेंट लगाएंगे। जब तक नहीं लगाएंगे, हम वेनेजुला का बिजनेस देखेंगे, हम इसको वेनेजुला का ऑयल कंट्रोल करेंगे। बिकॉज यू सी, अल्टीमेट मकसद प्रेसिडेंट ट्रंप का था दैट ही वांट्स कंट्रोल ऑफ द ऑयल रिजर्व्स इन उसने वेनेजुला। कहा है, अभी फॉक्स न्यूज पे उसने कहा है कि वी विल बी सेलिंग वेनेजुएलन ऑयल। यस, हैव यू सीन दैट? यस। सो अगर ये नारकोटिक्स का मामला होता तो ये इस टाइप की स्टेटमेंट्स एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं देता। ही हैज ओपनड हिज हैंड्स आउट, ही हैज टोल्ड द वर्ल्ड कि अब हम इसको वेनेजुला में, और आप इसको देखना, मुझे उसको कोई जल्दबाजी नहीं होगी वहां पे अपना बदला लगाने के लिए। वो अपना टाइम लेगा। उसकी डेल्टा फोर्स वहां पे पहुंच चुकी है, ग्राउंडेड है वहां पे, उसको छोड़ने वाली नहीं है। और पूरी इसको वेनेजुला की आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है? 1.09 lakhs, और अमेरिका की स्ट्रेंथ इज इन एक्सेस ऑफ 14 lakhs. So there is no military comparison. वेनेजुएलन आर्मी आल्सो नोज कि वो अमेरिकन फौज के साथ नहीं भिड़ सकती है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देयर इज अ वेरी लार्ज वेनेजुएलन डायस्पोरा इन अमेरिका आल्सो। तो वो जो डायस्पोरा है, वो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप उसको यूज करेगा, उस डायस्पोरा को यूज करेगा टू जनरेट पब्लिक ओपिनियन इन वेनेजुला फॉर ट्रांजिशन। अब ये जो अमेरिका का अभी इसको ट्रांजिशन होगा, जो अमेरिका उधर जाके इसको वेनेजुला में अपनी गवर्नेंस करेगा। और बिफोर प्रेसिडेंट ट्रंप हैज लॉन्च दिस अटैक, he has worked out all contingencies. He even mentioned that the second wave was also ready. And he said अगर उसकी जरूरत पड़ती तो हम सेकंड वेव भी करते, और हमको जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा इसका जो प्लान बी he will put in motion. He has got people of Venezuelan background and of जो अमेरिका को एक्चुअली सपोर्ट करते। देयर इज अ लेडी मारियो करके, वो लेडी है मारिया, इसको जिसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। That lady has also made a very significant statement in the evening today. She has praised this action by President Trump. And in all probability, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये
ट्रांजिशन होगा, उस लेडी को ये लेके आएंगे इसको वेनेजुएला में, एंड शी विल बी पुट इन चार्ज ऑफ थिंग्स देयर. सो दिस इज एज मेजर Samar has said, this is a set piece American action done with precision, planning, coordination, and with inside support. ये कभी भी ऐसा ऑपरेशन जब प्लान होता है, जब उसने पाकिस्तान में भी ओसामा बिन लादेन का भी ऑपरेशन प्लान किया था, that was also with inside support. So this entire operation has been planned with inside support meticulously, and अब इसका फेज 2 इंप्लीमेंट होगा, जब आप देखेंगे कि पूरा गवर्नेंस वो ले लेंगे और वेनेजुएलन्स को अपने साथ रखेंगे, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है. बिकॉज मैं हैरान हूँ डोनाल्ड ट्रंप की ढिठाई पे और बेशर्मी पे कि मीडिया के सामने कह रहा है हम उनका तेल बेचेंगे, वी आर गोइंग टू रन, वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ ग्रुप दैट विल बी रनिंग वेनेजुएला टिल सच टाइम दैट वी हैव अ सूटेबल गवर्नमेंट इन वेनेजुएला. मेजर साहब, आप ये सारी सूरत-हाल देख रहे हैं. मेरा ये सवाल है कि ये जो इस वक्त की सूरत-हाल है, इस सूरत-हाल में कैसे वेनेजुएला को एक तो ये रन करेंगे विदाउट अपसेटिंग चाइना, ईरान, रशिया एंड अदर, क्यूबा फॉर इंस्टेंस फॉर दैट मैटर. क्या ये मुल्क अब चाइना क्या इस बारे में आप समझते हैं कि करेगा, या रूस ने तो ऑलरेडी कह दिया कि दिस इज, वी डोंट सपोर्ट दिस, दिस इज अनएक्सेप्टेबल. ओके, इट्स अनएक्सेप्टेबल, तो फिर इसका क्या वो करेंगे, आपको इसका क्या नजर आ रहा है? और क्या वेनेजुएला के जो अवाम है जिन्होंने बेनिफिट किया है हुगो चावेज से लेके अब तक, एजुकेशन में, हेल्थ में, जॉब सिक्योरिटी में, पॉवर्टी एलिवेशन में, वो लोग क्या निकलेंगे अपने प्रेसिडेंट को वापस लाने के लिए, जद्दोजहद करेंगे, मुजाहरे वगैरह, ये वो कैसे देखते हैं? सर देखिए, पहली चीज तो एक अमेरिकन कंपनी पहले से ही वेनेजुएला में थी, हाँ, जिसका नाम है शेवरॉन. तो शेवरॉन ऑयल कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स और वर्कर्स हैं, they were basically the source of information for CIA throughout. This company has played a very crucial role in intelligence sharing and distribution to the CIA, and it has costed मतलब billions of rupees, मतलब मैं millions भी नहीं बोल रहा हूँ, billions of dollars लगे हैं to do this operation in the smoothest of manner. और हर एक बंदे को खरीदा गया है, right up to the internal security of Maduro. People have been purchased by the CIA at very high cost. और ये जो सीक्रेसी मेंटेन हुई है, कैन यू इमेजिन, कल 2 जनवरी को चाइना के रिप्रेजेंटेटिव एनवॉय ने कम से कम 4 घंटे की प्रेस को, मतलब इनके साथ मीटिंग की, मोडूरो के साथ डिस्कशन. चाइनीज मिलिट्री ऑपरेटर आर देयर टू ऑपरेट HQ-9 and their air defense systems. Other than that, you have the Russian military segment also present in Venezuela to operate the S-300. मैनपैड्स दिए गए थे. 1.5 महीने पहले एक वीडियो आई थी जिसमें rooftops of skyscrapers at the coastal areas were already deployed with manpads, anti-aircraft weapon systems. तो जायज सी बात है कि इसके अंदर बहुत सारा, देखिए, let me make one thing very clear, that the public was disgruntled with Hugo Chavez for the last 20 years, and then followed by his successor Nicolas Maduro. Again they were fed up with him. Inflation इतनी high थी, medical facilities nil, education system nil, बल्कि आधे से ज्यादा वेनेजुएलन स्टूडेंट्स को कोलंबिया जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए to get a degree because it was unaffordable in Venezuela. And वेनेजुएला में सिर्फ 2 ही क्लास रह गई, वह एक वेनेजुएला में तो एजुकेशन फ्री है, वहां तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री थी, की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई इंडस्ट्रियल सेटअप है, आपके पास कोई प्रोडक्ट फैसिलिटी टू ऑफर टू द वर्ल्ड नहीं है, आपके पास कोई नथिंग टू ऑफर बट ऑयल.
and oil हाँ, is ये बात है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा मेजर जनरल कोचर जी को कि जैसा ये कह रहे हैं कि वहाँ तो बड़े हालात ख़राब थे, लेकिन हुगो चावेज़ के आने के बाद उसने बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स की, पॉवर्टी एलिवेशन की। यूनेस्को ने 2005 में कि 15 में इसको वेनेजुएला को इलिटरेसी फ्री कंट्री करार दिया, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए लिटरेसी के कि यूनेस्को ने बाकायदा इसको 2005 में जी डिक्लेयर्ड वेनेजुएला इलिटरेसी फ्री। तो हेल्थ फ्री, फिर पेंशन जिन लोगों ने नहीं भी माजी में कोई पेंशन की कंट्रीब्यूशन दी उनको भी पेंशन देना शुरू कर दी, फैमिलीज को फूड सब्सिडीज देना शुरू कर दी। मतलब ये सारा कुछ देने के बाद why was the Venezuelan population disgruntled, if I use borrow Samartur's phrase for that? I don't actually have any specific information to share with you in which I can say with जो मैं एक कन्विक्शन के साथ आपको बोल सकूं कि पॉपुलेशन डिसग्रंटल थी, पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि drug cartels and all these things were very very जो predominantly functioning in Venezuela। और वो वेनेजुएला अकेला देश नहीं है। ये अगर आप यहाँ के जितने भी देश देखें जिसमें कोलंबिया भी शामिल है और मेक्सिको भी शामिल है, तो ये सारे ड्रग्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, माफिया है, और वो अमेरिका में भी ऑपरेट करता है। बट वो मेन रीजन नहीं है। और जहां पे आपका एक स्पेसिफिक एक्चुअली क्वेश्चन है, वो क्यों इंपॉर्टेंस रखता है क्वेश्चन, बिकॉज जब आप एक देश के अंदर जाके अब आप उसकी हुकूमत चलाएंगे, तो क्या इसको वहां के लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे चलाने के लिए? बिकॉज इसको मेरा पॉइंट यही है कि यूक्रेन का भी अगर आप एग्जांपल यहाँ पे रखें, दो यूक्रेन इज लूजिंग द वॉर विद रशिया, बट देयर इज अ नेशनैलिटी, स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी इन द पीपल देयर। और कोई भी वेनेजुएलन इसको अमेरिका को वहां पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ठीक है, चाहे अगर आप दुनिया एक्सेप्ट करेगी जनरल साहब, दुनिया एक्सेप्ट करेगी? दुनिया भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज आज अगर आपके दुनिया से ज्यादा मैं लैटिन अमेरिका कंट्रीज की ओर मैं एक्चुअली जाना इसको चाहूंगा, बिकॉज नाउ दे आर फीलिंग थ्रेटेंड कि ये एक ऐसा देश है कि अगर हम उसकी लाइन नहीं टो करेंगे। अब आप उसको मुझे बताइए, आई एम इंडिपेंडेंट कंट्री, मेरी फॉरेन पॉलिसी इज माय बिजनेस। मैं चाइना के साथ रिलेशन रखूं, रशिया के साथ रखूं, या किसके साथ रखूं? Who is America to dictate to me my foreign policy? And I'm an elected leader. I may have actually come with any kind of election, because America is spreading this narrative that we don't recognize this election and this government is illegitimate. और 2020 में I think मदुरो के अगेंस्ट एक यूएस के साउथ न्यूयॉर्क कोर्ट में एक केस भी कर रखा है। ही हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑफेंडर। उसके नाम पे एक इसको रकम भी इसको अनाउंस की है इसको यूएस ने के ही इज अ फ्यूजिटिव एंड ही इज अ इंटरनेशनल क्रिमिनल काइंड ऑफ अ थिंग। तो दैट इज टू सूट द नैरेटिव ऑफ द यूएस। आज आप मैं आई वुड like somebody to comment on this. जब से मदुरो पावर में है, how many agitations have been seen in Venezuela? How many people have come on the road? How much property has been destroyed? And how much anguish has been shown by the people of Venezuela? और आपको अपने आप ही इसको पता चल जाएगा कि डिसग्रंटलमेंट है या नहीं है। और that's why इसको मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि मेरे पास ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं एक स्टेटमेंट दे सकूं कि द पीपल आर डिसग्रंटल्ड। द पीपल मे नॉट बी हैप्पी विद
सम ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मदरो, वो तो हर एक देश में होता है, हमारे देश में भी है, कुछ पॉलिसीज पे हमारे लोग खुश नहीं होते, कुछ में खुश होते हैं, बिकॉज दैट इज अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी यू कांट प्लीज एवरीबडी। तो इसको मुझे ऐसा एक्चुअली लगता नहीं है, ये एक नैरेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो गूगल पे भी अगर आप इसको करोगे तो आपको वही नैरेटिव मिलेगा, बिकॉज बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने चेक किया था। आपकी बात बिल्कुल सही है। 2020 में ऑपरेशन गिडियन इन्होंने किया था और उसमें इन्होंने सिल्वर कोर एक प्राइवेट फर्म है फ्लोरिडा की जो इसमें इन्वॉल्व थी और उसमें इन्होंने समुद्र के रास्ते कोशिश की थी अंदर दाखिल होने की, लेकिन वो नाकाम हो गए, पकड़े गए। उनको वेनेजुएलन टीवी पे भी लाया गया और यूएस स्पेशल फोर्सेस का एक फॉर्मर ऑफिसर था जो इसको लीड कर रहा था ऑपरेशन गिडियन को, वो भी और अरेस्ट हुआ। उसने आके कहा जी हमसे गलती हो गई, हमका माफी दे दो, हैं हमसे गलती हो गई, हमका माफी दे दो। तो अब मेरा आखिरी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अब रूस और चीन खास तौर पे, ये दो मुल्क अब मतलब इनकी भी तो सुबकी है ना कि ये वहां गए हुए मुज़ाकरात कर रहे हैं, चीन और तेल खरीद रहा है, रूस के साथ उनके ताल्लुकात हैं, और आप जाके ऐसे उठा के उनका बंदा ले आए। तो ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे मैं जाऊं समरतूर साहब के घर और ये इनके नाक के नीचे से इनके बेटे को उठा के ले जाऊं। तो क्या रूस का और चाइना का क्या रिएक्शन होगा आने वाले दिनों में तूर साहब? सर देखिए, आई हैव गॉट रिएक्शन फ्रॉम द रशियंस एंड they are not happy. They are in shock that they have been betrayed. Same is the feeling with the Chinese, because all their weapon systems are now vulnerable and accessible to the Americans. Probably CIA has already procured few of them in black, and especially the manpads, portable manpads, and S300 layouts and technical data. They already are in possession of it, and they were in possession of it before the beginning of the operation. ठीक है। So this has been a betrayal, क्योंकि ना केजीबी को कानो कान खबर हुई, ना ही एमएसएस को कानो कान खबर हुई, एंड मतलब यू कैन इमेजिन कि किस सीक्रेट किया कि आप एक दिन पहले, मतलब विद इन 48 आवर्स, 24 आवर्स प्रायर, you are having 4 hours discussion with the Chinese envoy. And Chinese envoy has definitely come to ensure that, do you require anything else? Is everything fine? Everything is ready for you. We have given you the manpower and the people and the operators for the weapon systems. Anything else you need, you tell us. तो 3-4 घंटे डिस्कशन होने के बाद this is the result. So it is, see, let me tell you one thing today, Ayub Mirza ji. China will vent out its frustration for the failure in Venezuela in Taiwan. और मे बी And ईरान। Iran is already on the downscale. The already gone against the regime. There has been a lot of unrest. The moral police is not able to come out on the road. ये जो चार बेलारूसियन जहाज आए हैं 11-76S मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने के तेहरान उतर गए हैं, उसमें कहा जा रहा है चाइना ने असला भेजा है, वेपन भेजा है, म्यूनिशन भेजा है ईरान को। 4 जहाज आए हैं। Let me कि Iran has been using Chinese communication equipment. US found it very difficult to spy on Iran, other than the sources from the Afghan citizens who infiltrated into Iran in good terms with Iran. So Afghanis are spying for the Israelis in Iran. That is one of the major reasons why after this fight, the 12-day war, Afghanis were deported back to Afghanistan by Iran. So sir, देखिए, Israel has, देखिए sir, देखिए, if you see history, there is a decent amount of Jewish population living in Tehran itself. Yes, there are synagogues there. ठीक है, तो ये तो कह नहीं सकते कि कोई लिंक नहीं है. Secondly, the Iranian population is so young, they do not want Sharia. They do not want
चलो uh, वो ईरान को, मैं तो वैसे ही बात की, ईरान को हम फिर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन Iran will चाइना की आप बात कर Iran रहे से हो, तो ज्यादा चाइना कहाँ से जवाब ताइवान will be देगा? in focus. ताइवान पे हमला करेगा चाइना। Taiwan will be a blow to अच्छा the American. And sir देखें last अच्छा, week सुन ले बात सुन ले तूर साहब, प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, हम बातचीत कर रहे हैं ना, ऐसे समझे हम कैफेटेरिया में बैठे कॉफी पी रहे हैं जी। कोचर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, if you study the Chinese are not very emotional or temperamental people. हम्म, जैसे कि अगर आपने इसको वेनेजुला में कोई ऐसा अटैक किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग ताइवान में अटैक कर देंगे। वो अपने तरीके से करेंगे, करेंगे ज़रूर। वो जो वन चाइना पॉलिसी है, जो वन चाइना पॉलिसी है, चाइना विल नेवर फॉरगेट दैट। एंड टुडे एक बहुत इंटरेस्टिंग, और आपको इसको इसको समझना पड़ेगा, साउथ कोरिया has made a statement that we want friendship with China, and we support the one China policy. Now, South Africa was always साउथ a कोरिया। country, South Korea, sorry, South Korea was always a country which was aligned to the USA. तो आज एग्जैक्टली। आप देख रहे हैं how China is slowly making inroads into the bastions of USA, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको लड़ाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताइवान उसको मिल जाएगा। द वे चाइना इज going about the situation, even Japan is also now trying to make reconciliatory statements with China is concerned. तो ठीक हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसा कोई एक इमोशनल रिएक्शन हो जाएगा इमीडिएटली कि ताइवान पे अटैक हो जाएगा, आपने उसके ऊपर किया तो हम उस पे करेंगे। तो immediately होगा। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ये जो इंडिया, हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ता सबके लिए तो नहीं खोल दिया कि तुम चाइना को, कि तुम ताइवान ले लो, इंडिया तुम पीओके और गिलगित बल्तिस्तान ले लो, नहीं, ये नई गेम शुरू हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको एक इनपुट देना चाहता जी हूँ। जी। Yesterday, the Chinese ambassador to the US was called to the White House अच्छा yesterday evening. So that a little input भी बहुत जरूरी है इसके साथ आपको कनेक्ट करने के लिए। वहां पे क्या बातचीत हुई? डिड यू अमेरिका इंडिकेट टू चाइना कि आपके जो एनवॉयज हैं वहां पे जो अभी मौजूद है, उनको बोलो कि वो निकल जाए वहां से? बिकॉज यू सी अमेरिका डिडंट वांट टू एस्केलेट इट कि हम चाइना के कोई लोगों को मार दें वहां पे गलती से। तो ये सारा, और एक चाइना को इंडिकेशन अमेरिका ने दे दी होगी कल शाम को कि हम इस टाइप की चीज प्लान कर रहे हैं। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिकली दिस हैज बीन सर, ये सवाल किया गया, ऐसे नहीं है, ये सवाल किया गया ट्रंप से, तो उसने कहा मार्को रूबियो से बात करो। वो मार्को रूबियो से उन्होंने क्या, सवाल ये था कि आप लोगों ने कांग्रेस को एतमाद में लिया था, डिड यू टेक कांग्रेस इन कॉन्फिडेंस बिफोर दिस? No. उन्होंने कहा कांग्रेस तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है न्यूज लीक करने का, ये तो बिल्कुल आयरन टाइट, एयर टाइट भी नहीं, बिल्कुल मजबूत। तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना को उन्होंने पूछा होगा या सर क्या नहीं होगा। बताया होगा सर। यही Chinese बताया latest होंगे, इन्होंने तो प्रेसिडेंशियल पैलेस को sir टारगेट Chinese latest weapons have been given to Venezuela. वो It तो is वो the तो Chinese माथा operators are deployed there to चाइनीज know. I want to know that why was this Chinese envoy you called yesterday evening? वो देखने के लिए कि इनको पता तो नहीं लग गया कहीं। Then one more reason Chinese ambassador would have been convincing Maduro that you seek political asylum rather than fight it out. में हमारा weapon systems और सामान वापस ले जाने दो, because they will fall into the hands of the Americans. सर आप vulnerability देखो, a high tech weapon system is at stake and is being exposed. And let us agree to it, Americans and Chinese are the enemies. If we accept it today, fair enough. If we don't, we'll witness it as a war in the future generations. अच्छा, आखिर में मैं दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, इंडिया का क्या रिस्पांस होगा? जयशंकर जी कोई स्टेटमेंट देंगे या मोदी जी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा? इसको मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से एक बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट आएगी दैट कोई ऐसा
टारगेटेड स्टेटमेंट नहीं होगी, जैसे इंडिया यूक्रेन के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि दिस शुड नॉट हैपन एंड वर्ल्ड शुड बी एट पीस विद ईच अदर एंड नोबडी शुड ट्राई टू क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। ये जो इस टाइप की स्टेटमेंट होगी, यूएस को इंडिया कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। ठीक हो गया जी। मेजर साहब, Sir, India will not show any exuberance. We have our hands full. One with Pakistan, Tiyari is in full swing. I don't have time anymore. I am overoccupied with Good. my field of work. And then Bangladesh is another, it's like a unknown ticking time bomb. And whether its fuse will even go off or not, ye bhi doubt hai. So it is a more dangerous, a blind bomb is more dangerous than a predicted bomb or a IED. So Bangladesh is has to be looked into very carefully. So, sir, I don't think India has the time to look outwards other than focus on Pakistan and Bangladesh. And, sir, let me tell you one thing. In coming 20 years, we will have a major conflict with China. Whether it is going to be recently, I doubt. But in the coming at least 10 years, we will have a very serious confrontation. And that will be one of the deciders whether to take China as a prominent world power or not. And sir, देखें, end of the day, both अरे are और nuclear काम भी weapons. हो सकता है ना, हर वक्त आप फौजी है ना, आप हर वक्त, और खास तौर पे अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। बात ये है कि ये भी तो सोचे ना कि हिंदुस्तान और चीन की अगर आपस में कोई पैचअप हो जाता है तो कितनी बड़ी पावर डेवलप हो सकती है इस रीजन में। सर ये भी तो Sir, एक Chinese कोई लाए ना, पॉजिटिव भी सोचें, कोई you मशवरा read दिया the करें Art of positive। War written by Sun Tzu. Chinese ancestors have deliberately told their generations, never close a open dispute with your neighbors. They will take you for granted. As a result, Ladakh, Arunachal, Aksai are long pending but never addressed. And to divert our attention from the main problems, Chinese indulge in providing us business, in providing us good, comfortable credit opportunities. And I mean, I fail to understand. BYD is a very big threat. Build your What is dreams, BYD? which is basically based on satellite imagery, What satellite. is BYD, sir? So BYD is a threat which I fail to understand. Israel has banned the company. No, Why what is is BYD, sir? Explain. What is BYD? BYD is basically a Chinese company called Build Your Dreams. It is a automobile company, and Someone into this he, business, he knows all that now. I mean, sir, imagine a military officer having the freedom to buy this vehicle, and he is taking this vehicle to a very sensitive location, parked there, and the Chinese have access to its cameras, its GPS positioning, to the timing of the vehicle reaching to these locations and going back. I mean, it is matlab, icing on the cake. चलो कोई नहीं, चीन ਨੂੰ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਟੂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़ांगे, We are working on it, sir. नॉर्मल लाइफ तो चलती है ना, 9 to 5 ये वो काम काज। जब देश की बात आ जाए तो फिर ये सारा कुछ छोड़ के, तो फिर देश की रक्षा के लिए इंसान बंदूक भी उठानी पड़े तो उठाता है, जान भी देनी पड़े तो देता है। फाइनल कमेंट्स मेजर जनरल साहब। My final comments is that United States is now trying to flex its muscles, uh, especially in those areas where United States sees a business opportunity. और जब से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, जब से ट्रम्प आया है, उसने गजा में पीस प्लान अपना क्यों लेके आया, मुझे बताइए। बिकॉज अल्टीमेटली ही वांट्स टू डू ग्रेट बिजनेस देयर। व्हाई इज ही आफ्टर यूक्रेन टू साइन द
peace deal because American companies are waiting to get into Ukraine. Raw Reconstruction. materials, all these minerals, ores, everywhere. So, you please read Donald Trump. He is not interested in all these you ABC things which we so normally geopolitics में हम उसको बोलते हैं कि नहीं ये रीजन हो सकता है. ट्रम्प का बस एक ही रीजन है कि उसको जहां पे वो अमेरिका को ग्रेट अपना कर दे, पैसा अमेरिका के पास आ जाए, एंड ही विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स अमेरिका हैज एवर हैड. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डाकूज द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस्ड. बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होने का. थैंक यू वेरी मच. कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का शो कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका के वेनेजुएला के सदर को इस तरह से पकड़कर जहाज में बिठाकर अमेरिका ले जाना सही है, और अगर ये सही नहीं है तो फिर दुनिया की जो ताकतें हैं या ममालिक हैं उनको इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कि वो आइंदा ना हो क्या करना चाहिए. बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले प्रोग्राम में. उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए.